हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमने सीआरपीसी में अपना चैप्टर 10 का जो लास्ट पार्ट था, सेक्शन इसकी 145 पे विवाद से संबंधित थी, वो पढ़ ली थी। क्योंकि वो बड़ी सेक्शन थी, मुख्य सेक्शन थी, इसलिए मैंने इसे अलग से ही करवा दिया था। तो उस सेक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि मजिस्ट्रेट को जब इतला आती है किसी प्रकार की कि कोई भूमि और जल से संबंधित विवाद है और उस विवाद की वजह से पूरी शांति भंग होनी है, तब मजिस्ट्रेट उनको अपने सामने बुलाता है कि अपने अपने तथ्य लिखित में प्रस्तुत करो। उसके बाद में अब जो है हम पढ़ेंगे, जो आज पढ़ेंगे सेक्शन 146 से 47। तो 146 क्या कहती है कि विवाद की विषय वस्तु को कुर्क करने व रिसीवर नियुक्त करने की शक्ति। तो इसके अंदर ये नौबत क्यों आती है कि संपत्ति को कुर्क करने की या फिर रिसीवर की नियुक्ति की क्यों करें? कि हमने जैसे 145 में पढ़ा था कि मजिस्ट्रेट क्या है, उनसे क्या है, जो भी उन्होंने लिखित में अपने तथ्य पेश करे उनके पर विचार करेगा और भी सबूत की आवश्यकता ही तो वो अपने सबूत लेगा। उसके बाद क्या है, मजिस्ट्रेट डिसाइड कर लेता है या तो कि हाँ ये इस पार्टी का कब्जा था, या फिर उसे क्या है 2 महीने पहले उसे जो जिससे इत्तला प्राप्त हुई उसे 2 महीने पहले उसे बेकब्जा किया गया था। ये डिसाइड अगर मजिस्ट्रेट कर लेता है तो वो क्या करता है, उस प्रॉपर्टी को उस व्यक्ति के कब्जे में दे देता है कि जब तक कि इसका कोर्ट से फैसला नहीं आएगा तब तक वो उसके कब्जे में रहेगी। लेकिन ये नौबत तब आती है कि जब मजिस्ट्रेट क्या कर पाता है कि इस प्रकार का डिसीजन नहीं ले पाता है, ये डिसाइड नहीं कर पाता है कि उसके ऊपर कब्जा उस समय किसका था, या फिर वो 2 महीने वाली कंडीशन है तो क्या उसमें भी उसे बेकब्जा किया गया था। इस प्रकार के डिसीजन पे क्या है मजिस्ट्रेट नहीं पहुंच पाता है। तब मजिस्ट्रेट क्या करेगा कि जब तक कि और जो सिविल कोर्ट में उनका मैटर चल रहा हो, तो सिविल कोर्ट से अगर कोई डिसीजन नहीं आता है तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उस संपत्ति को, वो जो कोर्ट से डिसीजन आए तब तक के लिए उस संपत्ति को कुर्क कर देगा। इसमें 146 की उपधारा 1 के अनुसार उस संपत्ति को मजिस्ट्रेट क्या करेगा, कुर्क कर देगा। और दूसरी बात है इसके अंदर कि मजिस्ट्रेट को कभी भी लगे उस कुर्क करने के बाद, क्योंकि मूल बात इसमें क्या होता है, मजिस्ट्रेट ये कुर्क करना या फिर ये क्यों करता है कि प्री शांति भंग होने की संभावना है। और जब भी कभी भी मजिस्ट्रेट को ऐसा लगे कि अब ऐसा कोई विवाद वाला मैटर नहीं रहा है, प्री शांति भंग होने की कोई संभावना नहीं है, तो वो कुर्की किसी भी समय मजिस्ट्रेट यहाँ से क्या है कुर्की वापिस ले सकता है। ये इसकी उपधारा 1 में बताया गया है। अब है इसकी उपधारा 2। उपधारा 2 के तहत क्या है, रिसीवर की नियुक्ति की जाती है। अब रिसीवर की नियुक्ति क्या है, एक तो करता है सिविल कोर्ट, भी उनका भूमि से संबंधित विवाद जो चल रहा था उसमें क्या है कोर्ट के अंदर मैटर चल रहा है, या तो सिविल कोर्ट ने कर दिया। अब लेकिन मजिस्ट्रेट, यहाँ जो मजिस्ट्रेट कार्यपालक मजिस्ट्रेट है, ये रिसीवर कब नियुक्त करता है, जब सिविल कोर्ट ने क्या कर रखा है, मजिस्ट्रेट वो रिसीवर जो है नियुक्त नहीं कर रखा। तो उस स्थिति में क्या है, वो जो मजिस्ट्रेट है उस संपत्ति की उचित देखभाल करवाएगा, या फिर ऐसा लगे कि रिसीवर की नियुक्ति करना जरूरी है तो वो क्या है रिसीवर की नियुक्ति करेगा। और यहाँ जो रिसीवर नियुक्त करेगा वो मजिस्ट्रेट के अंडर में कार्य करेगा, मजिस्ट्रेट के नियंत्रण में। और वो जो पावर है उस जो रिसीवर की पावर है, जो अपनी सीपीसी हमने 1908 पढ़ रखी है, उस सीपीसी के अनुसार वो जो पावर होगी वो सेम पावर है उस रिसीवर की यहाँ पे पावर रहेगी। दूसरी बात इसमें क्या कहता है कि मान लीजिए कभी भी उसने मजिस्ट्रेट ने, जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट था, उसने रिसीवर नियुक्त कर दिया, लेकिन कुछ समय के बाद जो सिविल कोर्ट था उसने क्या है रिसीवर नियुक्त कर दिया वहां पे। तो जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है वो क्या करेगा, वो जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है वो जो अपने द्वारा नियुक्त किया गया जो रिसीवर है उसको आदेश देगा कि तुम अपना बोरिया बिस्तर बांधो, और जो अब जो रिसीवर जो आया है जो सिविल कोर्ट की तरफ से, उसको उसका चार्ज देगा और अपने इसको क्या करेगा, हटा देगा यहाँ से। जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने जो रिसीवर नियुक्त कर रखा था उसको वहां से हटा लेगा। और उसकी दूसरा पॉइंट ये बताता है कि इसके बाद भी अगर कार्यपालक मजिस्ट्रेट को परिशांति से संबंधित कोई और भी अगर निवारक कार्रवाई करनी है तो संबंधित आदेश भी देगा। तो ये कहती है अपनी 146। अब लेते हैं धारा 147 को। अब धारा 147 क्या कहती है कि भूमि और जल के उपयोग से संबंधित विवाद। इसके अंदर जो विवाद है, जैसे 145 में हमने पढ़ा था, 145 में विवाद क्या था, भूमि और जल पे क्या है कब्जे से संबंधित विवाद था, उसकी सीमा से संबंधित विवाद था। लेकिन इसमें क्या है, ये एक पब्लिक जो मतलब अधिकार है उसका उपयोग करने से संबंधित अधिकार के बारे में विवाद है। तो इसके अंदर क्या होता है, उपधारा 1 के अनुसार वो सेम प्रक्रिया है जो 145 में हमने पढ़ी थी। कोई भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट है उसको इतला मिलती है, चाहे वो पुलिस की रिपोर्ट से इतला मिलती हो, चाहे कोई भी अन्य किसी भी प्रकार से उसे इतला मिलती है कि उसकी जो स्थानीय अधिकारिता है, लोकल जुरिडिक्शन है, उसके अंदर कोई ऐसा विवाद विद्यमान है
और विवाद इसके अंदर कंडीशन क्या है कि विवाद होना चाहिए वर्तमान, ऐसा नहीं है कि पुराने समय में कोई विवाद था, उस समय कोई विवाद है ही नहीं, उस बात को लेके ऐसे रिपोर्ट आती है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी जाएगी, बल्कि वर्तमान विवाद है और उससे संभावना। विवाद किससे संबंधित है कि विवाद भूमि और जल के उपयोग से संबंधित विवाद है और उससे संभावना क्या है कि उससे परिशांति भंग होने की प्रबल संभावना मजिस्ट्रेट को प्रतीत होती है। तो ये सारी चीज देखने के बाद, इतला के बाद मजिस्ट्रेट को ऐसा समाधान हो जाता है कि हाँ ऐसा विवाद जो है मौजूद है, तो वो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, अपने समाधान के कारण भी किस वजह से मजिस्ट्रेट को ऐसा लगा उसके कारणों को लिखित करने के बाद जो भी दोनों पार्टी है जिनके बीच में ये विवाद है उन दोनों पार्टियों को आदेश देगा, अपेक्षा करते हुए कि वो एक निश्चित डेट और टाइम पे खुद या फिर अपने वकील के थ्रू मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश हो और अपने जो दावे है वो लिखित में प्रस्तुत करे कि तुम्हारे को क्या दावे हैं। तो ये उपधारा 1 के तहत मजिस्ट्रेट इसमें आदेश दे सकता है। अब है इसकी उपधारा 2। अब उपधारा 2 में क्या बताया गया है कि जो मजिस्ट्रेट है उसके सामने ये क्या है, दोनों पार्टियों ने अपने अपने क्या कर दिया, लिखित दावे प्रस्तुत कर दिए। उसके बाद मजिस्ट्रेट क्या है, उनके ऊपर विचार करेगा, जो भी उनकी तरफ से साक्ष्य पेश किए गए साक्ष्य पेश करेगा। कोई अतिरिक्त साक्ष्य की अगर है आवश्यकता, उसे प्रतीत हो लेना जरूरी है तो वो अतिरिक्त साक्ष्य भी लेगा। उसके बाद मजिस्ट्रेट क्या करेगा कि निश्चय करेगा कि हाँ रियल में कौन सी पार्टी का इसके ऊपर कब्जा था और धारा 145 के जो इससे संबंधित उपबंध है वो भी इसके ऊपर लागू रहेंगे। अब इसकी उपधारा जो 3 है ये क्या कहती है कि जो मजिस्ट्रेट को क्या है, ये निश्चय हो जाता है कि जो अधिकार है उसका वर्तमान है, किसी एक पार्टी जिसका किसी भी पार्टी का भी इसमें अधिकार उसका बनता है, तो मजिस्ट्रेट क्या है उसमें अगर किसी प्रकार की जो हस्तक्षेप जो कर रहा है उसको प्रतिसिद्ध कर सकता है कि तुम ऐसा किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करोगे, उसे अधिकार लेने दोगे, उपयोग कर पाएगा वो। और अगर किसी प्रकार की उसमें बाधा है उस व्यक्ति के अधिकार का उपयोग करने में तो वो बाधा भी हटवा सकता है। दूसरी बात इसके अंदर क्या आती है कि ऐसा आदेश मजिस्ट्रेट दे सकता है उनको कि ठीक है ऐसा नहीं होगा, लेकिन दूसरी बात क्या है, ये आदेश कब नहीं दिया जाएगा, अगर इस हालात में मजिस्ट्रेट को ऐसा लगे कि ये जो अधिकार है पिछले जब से ये रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष आई थी, पुलिस की रिपोर्ट या कोई अन्य इतला, उससे 3 महीने पहले तक उसके अधिकार का कोई उपयोग नहीं किया गया है जो किसी भी पार्टी के द्वारा। और अगर दूसरी कंडीशन ये आती है कि इसका जो अधिकार का जो उपयोग है किसी मौसम के अनुसार होता था, जैसे कोई मानसून का मौसम है उसमें मान के चलिए कि पानी निकालने के लिए कोई नाला था उसका उपयोग खाली मानसून में उपयोग होता है, या फिर कोई रास्ता है जिसका उपयोग मतलब पर्टिकुलर किसी टाइम पे होता है और उसमें ऐसा लगे कि जब लास्ट सीजन आया था उस समय उसका उपयोग भी नहीं हुआ है, ये दोनों अगर क्राइटेरिया अगर मजिस्ट्रेट को प्रतीत होता है तो मजिस्ट्रेट क्या है ये वाला आदेश नहीं देगा, प्रतिसिद्ध करने वाला या फिर बाधा हटाने वाला ऐसा आदेश मजिस्ट्रेट नहीं करेगा उपधारा 3 के अनुसार। अब है इसकी उपधारा 4। उपधारा 4 क्या कहती है, जैसे कि हमने 145 पढ़ी थी कि उपधारा 4 ये कहती है कि जब जैसे ही मान के चलो उपधारा सेक्शन जो 145 है इसकी उपधारा 1 के अनुसार कार्रवाई की गई, यदि कार्रवाई शुरू करी और उस कार्रवाई शुरू करने के बाद 145 के अनुसार कि मुद्दा क्या था कि भूमि और जल से संबंधित विवाद था, उसके बाद मजिस्ट्रेट को ऐसा लगा, मालूम पड़ता है, खबर पता चलती है कि नहीं ये विवाद उसके हक से संबंधित नहीं बल्कि उसके उपयोग से संबंधित विवाद है, तो मजिस्ट्रेट क्या है उस कार्रवाई को धारा 147 अपने कार्य लिखने के बाद 147 में कन्वर्ट कर लेगा। बाकी कार्रवाई वही से शुरू होगी जैसे कि इसकी जो उपधारा 1 के अनुसार कार्रवाई की, क्योंकि दोनों कार्रवाई सेम रहती है 147 में भी और 145 में भी सेम में वही प्रक्रिया करता है। मजिस्ट्रेट क्या है अपने पक्ष में दोनों पार्टियों को बुलाता है सामने अपने कथन प्रस्तुत करने के लिए, सेम ही चीज है, बस बात इतनी चेंज क्या होती है इसमें वर्ड का कि यहाँ अधिकार से संबंधित बात है, उसमें उसके हक से संबंधित बात होती है। यही इसका दूसरा पॉइंट यही कहता है कि अगर 47 की उपधारा 1 के अनुसार कार्रवाई शुरू करी मजिस्ट्रेट ने और बाद में पता चला कि ये तो अधिकार से संबंधित मामला आ गया, तो इस कार्रवाई को कारण लिखित करने के बाद मजिस्ट्रेट क्या है 145 की तरफ कन्वर्ट कर लेगा और उस हिसाब से ऐसे कार्रवाई ऐसे शुरू रहेगी जैसे कि धारा 145 की उपधारा 1 के अनुसार कार्रवाई शुरू करी गई थी। तो अब ये है अपनी 47। अब लेते हैं धारा 148 को। तो धारा 48 में क्या बताया गया, स्थानीय जांच के बारे में बताया गया है इसमें। तो स्थानीय जांच में क्या है, जब भी जो पिछली जो तीनों धाराएं हैं चाहे 145, 6 और 7 कोई सी भी धारा हो, उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या फिर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को एसडीएम को ऐसा लगता है कि किसी भी स्थानीय जांच की आवश्यकता है, तो ये दोनों क्या है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसडीएम अपने किसी भी अधीनस्थ मजिस्ट्रेट को नियुक्त करते हैं स्थानीय जांच करने के लिए। और इसके अंदर क्या है वो जो मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो चाहे एसडीएम हो वो क्या है लिखित अनुदेश दे सकता है जिससे कि उसका जांच में
मार्गदर्शन हो उसके अधीनस्थ मजिस्ट्रेट का। और साथ में ये भी घोषित कर सकता है कि इस जांच का जो खर्चा है, कौन सी पार्टी, कौन सा पक्षकार इसका खर्चा कितना वहन करेगा, पूरा करेगा, अदा करेगा, किस अनुपात में व्यय करेगा, ये घोषणा मजिस्ट्रेट कर सकता है इसकी उपधारा 1 के अनुसार। इससे संबंधित हमने पहले भी पढ़ा था, एक शायद हमने सेक्शन पढ़ी थी 139 और 140, तो वो दोनों चीज क्या है इसमें साथ में ही आ गई। उसके अंदर क्या था, सेक्शन 139 में था स्थानीय अन्वेषण, मतलब वहां क्या है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को नियुक्त कर रहा था, तो लेकिन इसके अंदर क्या है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट की पावर कम पड़ जाती है, तो यहाँ क्या है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कार्यपालक किसी भी अधीनस्थ कार्यपालक मजिस्ट्रेट को नियुक्त कर रहा है, और ये अनुदेश क्या है साथ में कर देता है। यहाँ अनुदेश के लिए सेक्शन अलग से है, सेक्शन 140 जो स्थानीय व्यक्ति को अन्वेषण के लिए निर्देश देता है, वो 140 के तहत देता है, और इसके अंदर क्या है, इसी उपधारा 1 के अनुसार भी खर्चा प्लस ये चीजें एक साथ में ही कार्रवाई हो जाती है। इसकी उपधारा 2 क्या कहती है कि जो अधीनस्थ मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था जांच के लिए, वो अपनी जो रिपोर्ट देगा उसको क्या है, साक्ष्य के रूप में पढ़ी जा सकती है आगे की कार्रवाई के अंदर। अब है इसकी उपधारा 3। उपधारा 3 में क्या बताया गया है कि ये जो सेक्शन 145, 146, 147 है, इसके अंदर इन तीनों धाराओं में कार्रवाई के दौरान जिस भी पक्षकार की तरफ से जितना खर्चा किया गया, चाहे वो गवाह को संबंधित खर्चा भी उसमें शामिल है, वकील की जो फीस है वो भी इसके अंदर शामिल की गई है, उस खर्चे को डिसीजन के बाद में मजिस्ट्रेट क्या है इसके साथ में घोषित कर सकता है कि उस खर्चे का पूरा खर्चा कौन सी पार्टी देगी, या फिर उसका अनुपात में 50-60 जैसा भी है, मजिस्ट्रेट क्या है उसके खर्चे के संबंध में भी आदेश उपधारा 3 के तहत कर सकता है। तो दोस्तों अपना ये चैप्टर था, इतना ही है, सेक्शन 145 से लेकर 148। मुख्य बात वो ये 145 की हमने अलग से पढ़ी ली थी वीडियो में कि भूमि से संबंधित विवाद है उसका आदेश 145 में देता है, उसके बाद कुर्की 146 के तहत की जाती है, उसी के तहत रिसीवर की नियुक्ति होती है, और 147 के अंदर क्या है, अधिकार से संबंधित विवाद है, वो 147 में आता है, और 148 में स्थानीय जांच होती है। तो ये अपना चैप्टर संपन्न होता है। उम्मीद है आपको बेहतर से समझ आ गया होगा।